हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं संस्कृति और सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है या उनसे जुड़े हुए जो भी सिद्धांत हैं उनको। तो आइए देखते हैं। सामान्यतः समाज में संस्कृति शब्द का अर्थ मानव के सीखे हुए व्यवहारों से लिया जाता है। इसके अंतर्गत जैविक व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक व्यवहार को भी शामिल नहीं किया जा सकता। तो सीखे हुए व्यवहार को हम सामान्य शब्दों में संस्कृति कहते हैं। जैविक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक व्यवहार को संस्कृति के रूप में नहीं लिया जाता। टायलर के अनुसार संस्कृति में समस्त सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा व अन्य क्षमताएं अपने आदतों जो व्यक्ति किसी समाज के सदस्य के होने के नाते अर्जित करता है को सम्मिलित करता है। तो टायलर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है या सीखता है, जैसे विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा, क्षमता, आदत, व्यवहार, ये सब जो है संस्कृति है। संस्कृति की अन्य परिभाषाओं में मालिनोवस्की की भी परिभाषा महत्वपूर्ण रूप से मानी जाती है। तो मालिनोवस्की का मानना क्या था कि संस्कृत मनुष्य कृति तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, और इनका कहना है कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की संपूर्ण विधि है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो संक्षेप में मालिनोवस्की का मानना है कि संस्कृत जो है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनके अलावा राल्फ लिंटन है, जिन्होंने कहा कि संस्कृत समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। तो यह भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि किसने संस्कृति समाज के सदस्यों को जीवन विधि या वे ऑफ लाइफ के रूप में देखा है, तो राल्फ लिंटन है। तो यह कुछ जो है महत्वपूर्ण डिफिनेशन थी जो कि संस्कृत के रूप में देखी जाती है। इनके अलावा अगर आप इनके सारे डिफिनेशन देखना चाहते हैं संस्कृत की, तो इसका एक अलग भाग बना है, तो वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं के रूप में सीखा हुआ व्यवहार, मानव निर्मित, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना, संस्कृति अपने आप में पूर्ण होती है, संस्कृति की तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात दूसरे से तुलना नहीं की जाती है, संस्कृत जो है पशुओं में नहीं पाई जाती है, केवल मनुष्यों में पाई जाती है, और समाज के अनुसार मतलब अलग अलग समाजों में अलग अलग संस्कृति होती है। मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन के रूप में संस्कृत कार्य करता है, मानव के व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है, और संस्कृति में जो है गतिशीलता और अनुकूलता पाई जाती है। तो यह संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनके अलावा संस्कृति समाज के सदस्यों की एक जीवन शैली प्रदान करती है, सदस्यों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, और संस्कृति व्यक्ति को निजाति केंद्रवादी बनाती है। तो निजाति केंद्रवादिता की बात समनर करते हैं, कहते हैं कि संस्कृति जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है, और श्रेष्ठ समझने की यही गुण जो है निजाति केंद्रवादिता होती है। अन्य जो है संस्कृति के नियामक तत्व, कंपाउंड ऑफ कल्चर। तो संस्कृत कैसे बनकर बनता है, तो आइए देखते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व जो है यह संस्कृति का जो है लघुत्तम इकाई है। जैसे पूजा के अंतर्गत प्रसाद जो है उसका एक लघुत्तम इकाई के रूप में देखा जाता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक संकुल, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। तो अनेक सांस्कृतिक तत्वों के योग से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। जैसे कई छोटे छोटे सांस्कृतिक तत्व मिलकर एक संकुल अर्थात सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। जैसे विवाह में कई अलग अलग से सांस्कृतिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे सप्तपदी, पूजा, मतलब तमाम तरह के सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर पूरा जो बना होता है वह विवाह होता है। नोट में सदरलैंड और वुडलैंड ने सांस्कृतिक तत्वों का अर्थपूर्ण संबंधों में गूंथा होना ही सांस्कृतिक संकुल माना है।
तो किसने सांस्कृतिक तत्वों का एक अर्थपूर्ण संबंध में जुड़ा होना या गुथा होना ही सांस्कृतिक संकुल माना है, तो सदरलैंड और वुडलैंड। आगे उप संस्कृति या सब कल्चर क्या होता है, तो उप संस्कृति या सब कल्चर की जो बात करते हैं वह डेविड रिचमैन है। तो जब किसी संस्कृति के अंतर्गत किसी लघु संस्कृति का विकास हो जाता है तो उसे उप संस्कृति कहते हैं, या मुख्य संस्कृति का विरोधी नहीं करती है। तो जो उप संस्कृति होती है वह मुख्य संस्कृति का विरोध नहीं करती है। जैसे भारत में कई संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे एक तो भारतीय संस्कृति हो गई और उसके अंतर्गत पंजाबी, मराठी, तेलुगु, द्रविड़, ये सब अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं ये सब उप संस्कृति के रूप में कार्य करती हैं। अगला है प्रति संस्कृति या काउंटर कल्चर। तो काउंटर कल्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जॉन मिल्टर इंगर ने जो है इसको दिया है। तो प्रति संस्कृति का मुख्य संस्कृति का विरोध करती है। तो जो प्रति संस्कृति वाले व्यक्ति होते हैं वह मुख्य संस्कृति की आचार विचार, व्यवहार, प्रथाओं, कानूनों को नहीं मानते हैं, वह उसका विरोध करते हैं और विरोध करके नई संस्कृति, अपनी खुद की संस्कृति बना लेते हैं। उसी को प्रति संस्कृति या मुख्य संस्कृति के विरोधी के रूप में जाना जाता है। जैसे गैंग, हिप्पी, अघोरी, इनका जो है यह सामाजिक संस्कृतियों को या समान संस्कृति को नहीं मानते हैं, इनका खुद की जो है कल्चर होता है। अगला है सांस्कृतिक प्रेरणाएं। तो कल्चरल थीम, यह जो अवधारणा है मारिस और ओपलर से संबंधित है। तो इनके अनुसार जो सांस्कृतिक प्रेरणाएं होती हैं वह घोषित अघोषित रूप में एक सिद्धांत या अवस्था है जो सामान्यतः व्यवहार को नियंत्रित करती हैं या प्रेरणा देती हैं, जिससे समाज मान्यता देता है। जैसे भारतीय संस्कृति की थीम है मोक्ष, धर्म, ईश्वर, आध्यात्म। तो यह व्यक्ति को एक अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अगला है कॉन्सेप्ट जो है सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। तो सांस्कृतिक प्रतिमान की बात करते हैं रूथ बेनेडिक्ट। तो रूथ बेनेडिक्ट इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक प्रतिमान नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो सांस्कृतिक प्रतिमान नियमों के एक संग्रह के रूप में इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति के व्यवहार को जो है प्रभावित करता है। तो इन्होंने जो यह अवधारणा दी है रूथ बेनेडिक्ट ने, इनकी एक पुस्तक है पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, खास करके पुस्तक अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में भी पूछा गया था। पैटर्न ऑफ कल्चर, जूनी पैटर्न ऑफ कल्चर और जैपनीज कल्चर करके इनकी बुक भी है। तो ये सब पूछी जाती हैं। में एक संस्कृति और एक व्यक्तित्व की इन्होंने चर्चा की है। दो प्रकार के व्यक्तित्वों का उल्लेख भी रूथ बेनेडिक्ट करते हैं। एक है अपोलोनियन व्यक्तित्व, जो कि शांतिप्रिय, सहयोगात्मक एवं सामूहिक प्रधान व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, और यह उत्तरी अमेरिका के जूनी जनजाति में पाया जाता है। दूसरा इन्होंने डायोनोसियन व्यक्तित्व की बात की है। तो डायनोसियन व्यक्तित्व जो होता है वह ईर्ष्यालु, झगड़ालु तथा प्रतिस्पर्धी व्यक्तित्व का होता है। एग्जाम्पल स्वरूप पश्चिमी कनाडा के क्वाटिल जनजाति और दोयुन जनजाति मलेशिया की। तो ये जो जनजातियां हैं ये ईर्ष्यालु, झगड़ालू, प्रतिस्पर्धी व्यक्तित्व की होती हैं, जो कि रूथ बेनेडिक्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर चर्चा किया है। अगला है सांस्कृतिक विशिष्टताएं, कल्चरल स्पेशलिटीज। तो सांस्कृतिक विशेषताएं जो अवधारणा है यह राल्फ लिंटन से संबंधित है, और संस्कृति के ऐसे तत्व जो किसी विशेष समूह में पाए जाते हैं उसे इन्होंने सांस्कृतिक विशिष्टताएं कहा है। जैसे हिंदुओं में सिंदूर दान करना, मुसलमानों में बुर्का पहनना, ये सब जो है एक जो है सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। अगला है सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल
एरिया। तो सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा क्लार्क बिस्लर ने दिया है। किसी विशेष सीमा या भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली संस्कृति को हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान की संस्कृति केवल राजस्थान में पाई जाएगी, पंजाब की संस्कृति केवल पंजाब में पाई जाती है, तो वह विशिष्ट संस्कृति का क्षेत्र हो जाता है। अगला है सांस्कृतिक प्रसार। तो कल्चरल डिफ्यूजन की बात करते हैं बिस्लर तथा ग्रैबनर। किसी भी संस्कृति के कुछ तत्वों को अन्य संस्कृतियों के द्वारा अपनाया जाना सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। जैसे जीरो की खोज भारत में हुआ, लेकिन धीरे धीरे सभी समाजों में फैल गया। अगली है प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार, स्टिमुलस कल्चरल डिफ्यूजन। तो यह जो प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा है वह क्रोबर से संबंधित है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति के तत्व से प्रभावित होकर उस तत्व को अपनी संस्कृति में शामिल कर लेता है तो उसे प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार कहेंगे। जैसे किसी जनजातीय समूह का नगर में टीवी से प्रभावित होकर उसे अपने आप में ले जाता है। उदाहरण के तौर पे इसे छोड़िए, जैसे भारतीय संस्कृति में पहले महिलाओं को आज़ादी और समानता का अधिकार देना पश्चिमी समाज से प्रभावित होकर। सांस्कृतिक विकल्प, कल्चरल अल्टरनेटिव। सांस्कृतिक विकल्प की बात करते हैं राल्फ लिंटन। जब किसी संस्कृति में व्यवहार के लिए कई विकल्पों का उपलब्ध कराया जाता है तो उसे सांस्कृतिक विकल्प कहा जाता है। जैसे विवाह समारोह में कपड़ों के विकल्प। तो व्यक्ति के पास जैसे जोड़ा जामा पहन के भी शादी कर सकता है, पैंट शर्ट पहन के शादी कर सकता है, कुर्ता पैजामा पहन के शादी कर सकता है। तो यह जो है विकल्प होते हैं संस्कृति के कि आप इन तथ्यों के माध्यम से शादी कर सकते हैं। आगे की अगली अवधारणा जो है सांस्कृतिक सार्वभौम की अवधारणा या कल्चरल यूनिवर्सल। तो यह राल्फ लिंटन की अवधारणा है। तो संस्कृति के वे तत्व जो सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं उसे सांस्कृतिक सार्वभौम कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सब जो गुण होते हैं जो है सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं। अगली अवधारणा है सांस्कृतिक परम तत्व। तो सांस्कृतिक परम तत्व कल्चरल एब्सोल्यूट, यह भी अवधारणा राल्फ लिंटन से संबंधित है। तो संस्कृति के वे तत्व जो सभी सदस्यों के व्यवहार में समानता या निश्चित रूप में पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा सांस्कृतिक परम तत्व जो है जो कि सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से और समान रूप से उसको पालन करना ही करना है, तो वह सांस्कृतिक परम तत्व हो जाता है। जैसे हिंदू महिलाओं का सिंदूर लगाना, सिखों का पगड़ी पहनना, मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनना, ये सब क्या है सांस्कृतिक परम तत्व के उदाहरण हैं। अगला है सांस्कृतिक समाकृतियाँ, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन। तो सांस्कृतिक समाकृतियों की बात भी कौन करते हैं, रूथ बेनेडिक्ट। तो किसी भी संस्कृति के अंदर पाई जाने वाली उप संस्कृतियाँ तथा प्रतिमान होती हैं। बेनेडिक्ट ने इसे परम संस्कृति प्रतिमान माना है। इन्होंने कहा कि किसी भी संस्कृति के अंदर पाई जाने वाली अनेक उप संस्कृतियाँ या अनेक प्रतिमान होते हैं, तो बेनेडिक्ट ने इसे परम संस्कृति प्रतिमान कहा है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पंजाबी, बंगाली आदि की संस्कृति को इन्होंने सांस्कृतिक समाकृतियाँ कहा है। अगला है सांस्कृतिक प्राधान्य, कल्चरल हेजोमनी, एंटोनियो ग्राम्सी। इन्होंने कहा जब सभी समाजों के प्रभु वर्ग या समूह की संस्कृति जिसका संस्कृति पर प्रभाव या प्रभुत्व होता है उसे सांस्कृतिक प्राधान्य कहा है। तो जैसे खुरिये ने अपने अध्ययन में ब्राह्मण संस्कृति को ही हिंदू संस्कृति के रूप में विस्तृत व्याख्या कर दी है, उसी तरह इन्होंने कहा कि भारतीय या हिंदू संस्कृति पे ब्राह्मणों की संस्कृति का प्रभुत्व देखने को मिलता है, तो उसी को इन्होंने सांस्कृतिक प्राधान्य कहा है।
अगला है सांस्कृतिक पुनरावेशीकरण। तो जब कोई संस्कृति पतन की कगार होने के बाद नए अवतार एवं चुनौतियों के स्वयं को पुनः परिभाषित कर लेती है और जिसे वह अपना गौरव प्राप्त करता है, तो उसे सांस्कृतिक पुनरावेशीकरण कहते हैं। तो जैसे कि आर्य समाज के द्वारा वेदों की ओर लौटों का आग्रह करना और जिससे काफ़ी हद तक वेदों वाली विचारधाराओं का जो है पुनर्वेशीकरण हुआ था। अगला है सांस्कृतिक समानांतर। तो सांस्कृतिक समानांतर या कल्चरल पैरल, यह जो अवधारणा है वह क्लार्क बिस्लर से संबंधित है। जब जो दो संस्कृतियां सीमाओं के बीच कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें दोनों संस्कृतियों के तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें सांस्कृतिक समानांतर कहते हैं। जैसे सीमा पे बसे कुछ समूहों में दोनों संस्कृतियों के तत्व पाए जाते हैं, जैसे भारत और नेपाल के बॉर्डर पे बसा गोरखपुर में हमें समानांतर संस्कृति देखने को मिलती है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, कल्चरल रिप्रोडक्शन, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना, जिससे संस्कृति अपनी निरंतरता और स्थायित्व बनाए रहती है। पियरे बर्दियू ने इसे सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा है। तो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन क्या होगा? जैसे हमें अपने संस्कृति के बारे में अपने माता पिता से पता चला और हमें अपने माता पिता को उनके माता पिता से, उनके माता पिता को उनके पिता से, तो इस तरह से संस्कृति का जो है हस्तांतरण चला आता है। तो उसी को कल्चरल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगली अवधारणा है सांस्कृतिक झटका, कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक की अवधारणा जो है एल्विन टॉफलर और ने दिया है और इनकी पुस्तक भी है फ्यूचर शॉक करके। जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसे सांस्कृतिक समूहों के बीच पाता है जो उसके विचार व्यवहार के विपरीत होता है, ऐसी संस्कृति को सांस्कृतिक झटका कहते हैं। ऐसी स्थिति को जब व्यक्ति किसी अन्य संस्कृति या कल्चर में पहुंच जाता है तो सांस्कृतिक झटका कहेंगे। जैसे पश्चिमी व्यक्तियों का सती प्रथा को देखना एक कल्चरल शॉक की बात होती है या सांस्कृतिक झटका। अगला है सांस्कृतिक निर्धारणवाद, कल्चरल डिटरमिनिज्म। क्लार्क बिस्लर की अवधारणा है सांस्कृतिक निर्धारणवाद। सांस्कृतिक निर्धारणवादियों के अनुसार समाज के सभी पक्षों का निर्धारण संस्कृति से होता है तथा संस्कृति के ही उत्पाद हैं और सांस्कृतिक ही समाज का जो है केंद्र बिंदु होता है। तो सांस्कृतिक निर्धारणवादी क्या मानते हैं कि समाज में उत्पादन के साधन, राजनीतिक व्यवस्था या अन्य जो भी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं उनका जो सोर्स होता है वह संस्कृति होती है, कल्चर होती है। तो इसे सांस्कृतिक निर्धारणवाद कहते हैं। और सांस्कृतिक निर्धारणवाद के जो सपोर्टर के रूप में प्रोबर, अल्फ्रेड वेबर, क्लूखॉन आदि जो है प्रमुख रहे हैं। अगला है सांस्कृतिक बाहुल्यवाद। ऐसे जो समाज जहाँ एक या एक से अधिक संस्कृति समूह सम्मान अथवा सह अस्तित्व के साथ पाई जाती हैं वहाँ सांस्कृतिक बाहुलता होती है। जैसे हम भारत की संस्कृति को सांस्कृतिक बाहुल समाज कहेंगे क्योंकि यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अलावा पंजाबी संस्कृति, गुजराती संस्कृति, मराठी संस्कृति, मुस्लिम, ईसाई, अन्य जो है संस्कृतियाँ भी उपस्थित हैं। सॉरी, यहाँ पे उदाहरण थोड़ा गलत हो गया कि भारतीय संस्कृति के अंदर सांस्कृतिक बाहुल्यवाद कहेंगे, जैसे अलग अलग संस्कृति। तो मराठी, गुजराती जो है उप संस्कृति की श्रेणी में आ जाती हैं, लेकिन जो ईसाई, मुस्लिम, जैन, सिख ये जो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं भारतीय संस्कृति के साथ या हिंदू संस्कृति के साथ, तो यह सांस्कृतिक बाहुल्यवाद की उदाहरण में होंगी। अगला है निर्यात केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म, समनर। तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला अवधारणा है, जाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिज्म, समनर। फॉकवेज पुस्तक इनकी थी जो 1906 में आई थी। यह
चारों इम्पॉर्टेंट है कि निजात केंद्रवाद की अवधारणा समनर ने दी है अपनी पुस्तक फाकवेस में, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी। अब होता क्या है, जब व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा दूसरों की संस्कृति को हीन समझने लगता है तो वहाँ पर निजात केंद्रवादिता की भावना होती है। भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ समझना और पश्चिमी संस्कृति को हीन समझना। अगला है परजाति या पर संस्कृति केंद्रवाद, जेनोसेंट्रिज्म। तो जब व्यक्ति अपनी संस्कृति को हीन तथा अन्य संस्कृतियों को श्रेष्ठ समझता है तो वहाँ जेनोसेंट्रिज्म होता है। यह ठीक निजाति केंद्रवादिता के विपरीत या विरोधी अवधारणा है। अगला है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात जो कहते हैं वह फ्रेंच बोवाज और हर्शकोविट्ज करते हैं। तो जब किसी संस्कृति को उसकी ही संस्कृति मानदंडों तथा आदर्शों से देखने का प्रयास किया जाता है तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। अर्थात दूसरों की संस्कृति से तुलना न करके श्रेष्ठ या हीन की भावना न रख के उस संस्कृति को समानता के आधार पर देखा जाता है, उसकी अपनी विचारों और मूल्यों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत यह भावना प्रबल होती है, जो विचार है कि एक संस्कृति में नैतिक हो सकती है तो दूसरी संस्कृति में अनैतिक हो सकती है। अगर कोई चीज़ या कोई विचार जो किसी संस्कृति में नैतिक हो सकती है, उदाहरण के तौर पर जैसे हलाला को रख लीजिए। तो हलाला जो है मुस्लिम या इस्लामिक संस्कृति पे इसे नैतिक माना गया है, लेकिन अगर इस जैसी अवधारणाओं को भारतीय या यूरोपीय संस्कृति के आधार से अनैतिक कृत्य समझा जाता है। जैसे हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, निजात केंद्रवाद हो जाएगा। वह संस्कृति हमारी संस्कृति से सर्वश्रेष्ठ है, उसे परजाति केंद्रवाद कहते हैं। और सभी संस्कृतियां अपने स्थान पर श्रेष्ठ या समान हैं, तो यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है। तो यहाँ पे जो है तीनों की अवधारणाओं की तुलना हो गई है। अगला है अहमवाद, इकोसेंट्रिज्म। वह भावना जिसमें व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है तथा अन्य को हीन समझता है। यह केवल व्यक्तिगत भावना है, तो मेरे जैसा कोई नहीं की भावना जो है इकोसेंट्रिज्म है। इनके अलावा यहाँ पे एक अवधारणा जो जैसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद है वैसे भाषाई सापेक्षवाद है। क्या? भाषाई सापेक्षवाद। तो इसकी बात करते हैं एडवर्ड सापीर। तो यह भी जानते रहिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। अगला है स्वकाल केंद्रवाद। तो स्वकाल केंद्रवाद की जो अवधारणा है वह रॉबर्ट बीर स्टेट से संबंधित है। व्यक्ति के जीवन काल का वह काल जिसे व्यक्ति अन्य कालों की तुलना में आदर्श या श्रेष्ठ मानता है, यह भावना सामान्यतः वृद्धों में पाई जाती है। जैसे वृद्ध व्यक्ति यह कहते हैं कि हमारे समय में बड़े बूढ़ों की बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वह बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करते हैं। तो यह स्वकाल या स्वकाल केंद्रवाद है। यह अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट बीर स्टेट ने दिया है। पर संस्कृति जुनून, जेनोमनीमिया। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी संस्कृति के प्रति एक सीमा से अधिक प्यार या उन्मुखता दिखाने लगता है तो उसे जेनोमिया कहते हैं, अर्थात पर संस्कृति जुनून कहते हैं। पर संस्कृति भयग्रस्तता। तो किसी संस्कृति के अंदर या व्यक्ति समूह के अंदर यह भावना आ जाना कि अपनी संस्कृति किसी दूसरे के संस्कृति के तत्व आ जाने पर अपनी संस्कृति के अस्तित्व पर क्या है? खतरा होगा।
या अपनी संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो इसे पर संस्कृति भयग्रस्तता कहते हैं। जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में देखने को मिलता है कि वे लोग समझते हैं कि जैसे पश्चिमी कल्चर को फॉलो करने से हमारी जो है संस्कृति समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ पे रूढ़िवादिता, कट्टरपंथता अधिक हो जाती है। अगला है सांस्कृतिक विलंबन या कल्चरल लैग। तो कल्चरल लैग की बात करते हैं आगमन, और यह भी अवधारणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछी जाती है उदाहरण दे करके या अन्य तरीके से मैचिंग में, मल्टीपल ऑप्शन में तो पूछा जाता है। तो जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति के बीच दूरी हो जाती है तो उसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। अर्थात भौतिक संस्कृति तेजी से वृद्धि कर रही हो, उसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति निम्न गति से तो परिवर्तन हो रही हो, तो उसे सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है, जैसे तकनीकों को लोगों को अपना रहे हैं लेकिन विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तकनीक तो अपना ले रहे हैं, कानून जैसे कानून तो देख ले रहे हैं कि कानून सही है, या तकनीक जितनी भी तकनीक है उसको अपनाते हैं लेकिन विचारों में नहीं ला पाते हैं। अगला है तकनीकी विलंबन, टेक्नोलॉजिकल लैग या प्रौद्योगिकी विलंबन इसे कहेंगे। तो प्रौद्योगिकी विलंबन की जो अवधारणा दी है मैकाइवर एवं पेज ने दी है। जब एक तकनीक के विकास के क्रम में अपनी सहयोगी तकनीक की तुलना में आगे बढ़ जाती है, जैसे कई गाँवों में मोबाइल तो पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पे मोबाइल के टावर नहीं पहुंचते हैं या नेटवर्क नहीं पहुंचता है, तो इसे तकनीकी विलंबन कहते हैं। स्व संस्कृति गढ़ हर्स्कोविट्ज़ की अवधारणा है इनकल्चरेशन। तो इसे संस्कृतिकरण या सामाजिकरण के समतुल्य अवधारणा माना जाता है स्व संस्कृति गढ़ को। तो यह भी कभी कभी पूछा गया है कि कौन सी अवधारणा संस्कृतिकरण या सामाजिकरण के तुल्य है। तो जब व्यक्ति यहाँ संस्कृतिकरण नहीं आएगा क्योंकि संस्कृतिकरण तो दूसरे की संस्कृति को अपनाना होता है। स्व संस्कृति ग्रहण सामाजिकरण के समतुल्य है। तो जब संस्कृति अपनी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों, मानदंडों एवं प्रतिमानों आदि का सीखता है तो यह सामाजिकरण का एक स्वरूप है। तो जब व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों एवं मानदंडों आदि प्रतिमानों को सीखता है तो उसे स्व संस्कृति ग्रहण या सामाजिकरण कह सकते हैं। अगली अवधारणा है पर संस्कृति ग्रहण, ट्रांस कल्चरल। जब दो संस्कृति उनमें से अधिक संस्कृतियां अपने तत्वों या संकुलों की आपस में लेन देन करती हैं या सीखती हैं तो यह आपस में संस्कृति ग्रहण या समरूप होती है। जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां जो है आपस में अपने तत्वों का आदान प्रदान करती हैं, जैसे भारतीय संस्कृति के कुछ तत्वों ने ब्रिटिश संस्कृति के कुछ तत्वों को अपनाया, ब्रिटिश संस्कृति ने कुछ भारतीय संस्कृति के तत्वों को अपनाया, तो ये आपस में जो लेन देन है यह परा संस्कृति ग्रहण होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे की अवधारणाएं हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे।